क्या हुआ, थिंकर्स याद करने में दिक्कत आ रही है? बहुत सारे कहाँ है, जितना अपन ने डिस्कस किया। इनफैक्ट इफ आई हैव गिवन यू एनी न्यू थिंकर, जस्ट इग्नोर दैट। एक दो, अब देखो जब हम थियोरीज और आइडियोलॉजीज में आ रहे हैं ना, आई शैल बी यूजिंग ऑलमोस्ट द सेम थिंकर्स दैट यू मस्ट हैव रेड इन आइडियोलॉजीज वगैरह वगैरह, ठीक है ना। थिंकर मैं बहुत ही कम रखता हूं, एंड आई ऑलवेज ट्राई की सेम थिंकर्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। सो थियरीज ऑफ स्टेट, इसमें स्टेट का डेफिनेशन वगैरह वो सब तो यू पीपल आर अवेयर, और एनी सच उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आता भी नहीं है, ठीक है। ओके, गार्नर ने कह रखा है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट सबसे पहले वी शैल बी, हाँ, वी शैल बी लुकिंग एट द ओरिजिन, ठीक है। एक बस स्टेट के रिगार्डिंग आई डोंट थिंक आप लोग के पास ये इंफॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा बस लिख लो कि ये जो चार विच आर द चार फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट। सोवरेनिटी, ठीक है। तो दिस वाज गिवन एज पर द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, आर्टिकल 1 ऑफ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। Convention. As per this convention, its article 1 says that any state has these four specific features: defined territory, permanent population, ठीक है ना, इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। बिकॉज देखो इंपॉर्टेंट इज पॉपुलेशन मस्ट बी परमानेंट। ऐसा नहीं है ना कि सेट ऑफ पीपल इफ दे हैव गॉन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड देन दे डिक्लेयर दैट वी आर अ स्टेट। कुछ लोग जैसे मेनी टाइम्स द पीपल दे गो टू विजिट अंटार्कटिका, those suppose 10 20 50 100 people, they will say that we are a state. They cannot, because that population is not permanent over there, they are just tourists, ठीक है। तो when we are looking at origin of the state, इसके कौन कौन से थियरीज हैं, ठीक है। सबसे पहला इज डिवाइन थियरी। इसमें किसका नाम दोगे? आपने जो पढ़ रखा है मैं उसी से पूछ रहा हूं। नेम वन स्कॉलर ऑफ डिवाइन थियरी ऑफ origin of the state. प्लेटो हैज नेवर सेड दैट स्टेट। प्लेटो वो ऑर्गेनिक थ्योरी का स्कॉलर है। हाँ, एक्विनस की बात कर सकते हो, लेकिन फिल्मर को क्यों नहीं याद कर रहे हो? रॉबर्ट फिल्मर, जिसे कि क्रिटिसाइज किया है लॉक ने। हाँ, फिल्मर क्या कहता है पेट्रियार्का में? वही बात है ना, फिल्मर की बात करो, इसकी बात करो, हेगल की बात करो। हेगल ने भी वही बात किया ना, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो जो आपके पास ऑलरेडी थिंकर्स हैं उन्हीं को एक्चुअली यू कैन यूज। तो यू नो डिवाइन थियरी में हु आर द थिंकर्स एंड व्हाट विल बी द आइडिया? दैट स्टेट हैज डिवाइन origin, king is the representative of the god, and we should obey the state the way we obey the god. स्कॉलर्स इज फिल्मर, फिल्मर की बुक है पेट्रियार्का, उसके अलावा देयर इज हीगल। डन। अब डिवाइन थ्योरी को चलो वो बाद में आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। इसमें कौन रहेंगे? हॉब्स लॉक, ठीक है, रूसो, बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट वुड बी फोर्स थियरी। फोर्स थियरी आप लोग के लिए नया है एज फार एज आई नो, क्योंकि देयर आर स्कॉलर्स लाइक एक लीकॉक करके स्कॉलर है, they argue that state is basically a result of force. If there is no authority to impose the rules and laws, state cannot exist. Moreover, in order to protect yourself from the others, for that also state does require force. So that is the force theory of origin of the state. इसमें स्कॉलर का नाम लिख लो,
Leacock, L-E-A-C-O-C-K. He says that the beginning of the state is in the capture and enslavement of man by man. Bluntschli, he also says that force is an indispensable element for the organization of the state. And he has given all those examples of Nazi against Russia and वगैरह वगैरह, that had the force not been there, state cannot survive, state cannot exist. For continuation as well as for expansion as well as for deterrence or defense, force is very much needed. तो ये हो गया आपका फोर्स थियरी. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल या फिर एवोल्यूशनरी थियरी. ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट. इसमें आप गेटल की बात कर सकते हो, गार्नर की बात कर सकते हो. स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स लिख लो. गेटल ने कह रखा है, GETTELL, गेटल हैज सेड दैट द स्टेट इज अ ग्रेजुअल एंड नेचुरल हिस्टोरिक एवोल्यूशन. Gradual and natural historic evolution. Full stop. It is neither the gift of divine power nor deliberate work of man. Deliberate work of man. Next, गार्नर का लिख लो, GARNAR. गार्नर ने कह रखा है, उसने भी सिंपली गेटल के जैसा ही बोला है, बाकी सारे आइडियाज को रिजेक्ट करते हुए. हिज अल्टीमेट स्टेटमेंट इज द स्टेट इज नॉट अ मेयर आर्टिफिशियल क्रिएशन. द स्टेट इज नॉट अ मेयर आर्टिफिशियल क्रिएशन but an institution or natural growth of historical evolution. अब जो भी मैंने आपको लिखवाया है, so suppose a question comes on any of these theories, so don't you think the social contract theory can be criticized by divine theory, force theory or evolutionary theory? Similarly, evolutionary theory can be criticized by any of them. So in this way, with the same set of scholars, you can actually use them. इसमें गेटल और गार्नर वैसे भी, I know these names are not new, आपने पहले सुन रखा होगा. नया क्या है फोर्स थ्योरी का, जब मैंने लीकॉक का नाम लिया या बंसल का नाम लिया. ओके, दीज आर न्यू बट रेस्ट दे आर. ये बेसिकली कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, डिस्कस द रीजंस फॉर या बेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ द स्टेट. सो आपके पास क्या था, आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी था. So you can now mention 3 or 4 theories and basically you can explain what is the basic idea. You can explain that in your own words, right? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतना तो लिखवाने की जरूरत नहीं है. You know the basic idea, add the scholar and just explain what they mean. Next is the Marxist theory of origin of the state. Marxist theory क्या कहता है? मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है ओरिजिन ऑफ द स्टेट?
जो ये एंगल्स है, एंगल्स का जो बुक है ना, द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, वहां पे उन्होंने, ही हैज रिटन दैट द स्टेट इज प्रोडक्ट ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, because the way Marxists argue, they say that when there was emergence of private property, in order to protect the interest of the capitalist, state came into existence. So that is why they argue that state is a class instrument and state is a product of class antagonism. क्योंकि ये conflict था, to manage this conflict, state came into existence. So that is why in Marxist communism, when this conflict ends, because there is no more class, so no more class conflict. तो जब conflict ही नहीं है तो फिर जरूरत क्या है स्टेट की? So that is why they argue that state will simply wither away. ओके okay? ये ओरिजिन में कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट? डन। अब चलते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक अंडर द स्टेट इटसेल्फ, आइडियोलॉजी वाला। हाँ बोलो। नहीं यार, देखो, क्योंकि evolution does not talk about class or antagonism. They simply say that today, initially it was people were living in society. As societies increased and it became more and more complex, there was a need for authority to manage all these initiatives, and that is why state came into existence. तो वो एंटागोनिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के आइडियाज अलग है। इसलिए बता दे रहा हूं, आंसर लिखते समय अपना दिमाग मत लगाना, जो बस नोट्स में है वही लिखना, एटलीस्ट 1A और 2A में। नहीं, क्लास का एवोल्यूशन नहीं, फिर आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को आप फिर गलत समझ रहे हो। वो क्लास का एवोल्यूशन की मार्क्स बोलता ही नहीं है। क्लास विल सिंपली इवॉल्व। उसने क्या बोल रखा है? देयर विल बी पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, देयर इज बुर्जुआ, देयर इज प्रोलिटेरिएट्स, देयर इज पेटी बुर्जुआ। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, देयर विल बी मोर एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन, सो देयर विल बी पोलराइजेशन। सो दिस पेटी बुर्जुआ, either they will go on the side of proletariats because they are unable to compete, या फिर they will simply get merged with the bourgeois. तो ये सिर्फ वो इवोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है ना? अदरवाइज वो अननेसेसरली वो ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है? अब रिगार्डिंग स्टेट देयर इज अनदर टॉपिक, दैट इज थियरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। इसमें कौन कौन सी थियरीज हैं? बिल्कुल, मोनिस्ट एंड प्लूरलिस्ट। मोनिस्ट में कौन आएगा? नाम नहीं याद है? बोर्डिन की बात नहीं करोगे, बिकॉज अगर हम बोर्डिन की बात भी करते हैं तो उसने, तभी तो बोर्डिन को फर्स्ट मॉडर्न स्कॉलर, मॉडर्न थिंकर नहीं कहा जाता। ये जब हॉब्स पढ़ोगे ना, ये डिस्कशन हो रखा है। सो इसमें यू हैव गॉट ऑस्टिन, लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन, राइट? एंड प्लूरलिस्ट में तो आपके पास बहुत सारे होंगे, यू हैव गॉट लास्की, यू हैव गॉट मैकाइवर। इतना ही, ज्यादा नाम मैं नहीं लिखता हूं। इनफैक्ट इसमें मोनिस्टिक में दो ऑस्टिन, हॉब्स वाज आल्सो अ मोनिस्ट। हॉब्स के केस में वी कैन से ना, बिकॉज हॉब्स हैज पुट ऑल द अथॉरिटी विद द स्टेट और इटसेल्फ, तो हॉब्स वाज आल्सो अ मोनिस्ट, ठीक है? सो व्हाट डज मोनिस्ट से? दैट इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी देयर कैन बी ओनली वन सोवरेन एंड दैट सोवरेन इज द स्टेट। सोवरेनिटी is indivisible, it is permanent,
ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी. इट इज नॉट कि ठीक है, इट कैन नॉट, इट इज इनडिविजिबल. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो किसी तरीके का मोनिस्टिक के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है. एंड हु हैज क्रिटिसाइज्ड द मोनिस्टिक थ्योरी? नेचुरली लास्की ने क्या बोल रखा है मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में? इट वुड बी ऑफ lasting, it will be in the lasting interest of political science if the theory of sovereignty is expunged out. MacIver says that state commands because it serves. हाँ, वही सारी चीजें हैं. तो ये सारी चीजें मैं और ज्यादा, मेरे पास थिंकर्स हैं बट मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि अननेसेसरली फिर आप इसे भी याद करने में लग जाओगे. जितना है हमें सिर्फ उसी को यूज करना है. एंड दैट इज वाई मैं कह रहा था रिवाइज करके आना आज, एटलीस्ट कल वाले टॉपिक, बिकॉज अब वाले टॉपिक्स छोटे छोटे हैं. सो रिवाइज करके आओगे, यू कैन एक्चुअली रिकॉल थिंग्स. यहाँ पे एक नया रिवीजन हो जाएगा. नेक्स्ट मोनिस्टिक हो गया, उसके बाद प्लूरलिस्टिक. प्लूरलिस्टिक में यू हैव गॉट लास्की दैट द रियल रूलर्स इन द सोसाइटी आर नॉट डिस्कवरेबल. ठीक है, यही सारे स्टेटमेंट्स whichever is written in the notes. But at the same time when we look at लास्की, लास्की ने, अच्छा सचिन, लास्की ने क्या कह रखा है? स्टेट इज द कीस्टोन ऑफ सोशल आर्क. राइट? तो अल्टीमेटली लास्की also accepts the centrality of the state in the society. लास्की के बारे में, इसके अलावा लास्की के बारे में एक और लाइन लिख लो, because ultimately he does agree to the centrality of the state, centrality of state sovereignty. क्योंकि लास्की ने यह बात बोल रखा है that legally one cannot deny, this is Lasky's statement, that legally one cannot deny that there exists in every state, there exists in every state an organ whose authority is unlimited. So in this way, ये पहले वाला स्टेटमेंट या बाद वाला स्टेटमेंट, whichsoever statement you prefer. So ultimately while criticizing the pluralists, देखो मोनिस्ट को हमने किससे क्रिटिसाइज किया? प्लूरलिस्ट से. प्लूरलिस्ट को हमने क्रिटिसाइज कर दिया मोनिस्ट से. एंड एट द सेम टाइम वी कैन एग्री, वी कैन से दैट लास्की हिमसेल्फ हैज एग्रीड to the idea of sovereignty of the state when he says this statement or the one you have written just now. अब बताओ इसे कंक्लूड फिर कैसे करेंगे? कंक्लूड करने के लिए सेबाइन का एक स्टेटमेंट लिख लो. किसी भी में भी, बिकॉज एक मिनट देखो, मैं सेबाइन का स्टेटमेंट लिखने से पहले बता दे रहा हूं. देखो आई हैव सेड कि ठीक है, आंसर्स गो इन डायलेक्टिकल फॉर्मेट, डिबेट, रीजनिंग, काउंटर रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो जब हम इसके अगेंस्ट में इसका काउंटर दे देंगे, इसके अगेंस्ट में इसका काउंटर दे देंगे. बट वेन एवर वी कंक्लूड, वी गिव, जनरली वी गिव आवर ओन ओपिनियन दैट व्हाट इज आवर व्यू. तो कैन वी कंप्लीट अग्री टू दिस व्यू? कैन वी कंप्लीटली अग्री टू दिस व्यू? तो फिर इसीलिए दोनों में से किसी केस में रहेगा, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट सोवरेनिटी, सो दिस स्टेटमेंट ऑफ सेबाइन, because Sabine he himself had said that in different scenarios, in different situation, I can be a monist, or it can be a monistic theory, or it can be a pluralistic theory. So Sabine का स्टेटमेंट लिख लो. Sabine का स्टेटमेंट है, for my own part,
I must reserve the right to be a monist. I must reserve the right to be a monist when I can, and a pluralist when I must. Got it? पता चल गया कि कंक्लूजन में यही करना है. Because even if we look in case of India, when we are looking at the security, border security, finance, etc., in that case the authority or the power has to be centralized, but at the same time in the process of governance, local laws, local issues, it has pluralistic, jahan pe even the local bodies have been delegated certain powers. So that is why Sabine agrees that a monist where I can, if I have been given that authority, I can be a monastic, but where I must, then focus should be on a pluralist idea. क्या? बिल्कुल हाँ, दे सकते हो लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना, ठीक है ना. क्रिटिसाइज करने के बाद यू कैन एक्चुअली मेंशन व्हेन वी लुक इन प्रेजेंट डे सोसाइटीज एज वेल, we see the broader issues like finance or national security, they are with the central government, while the local issues, they are with the local governments, which reflect a balance between monistic as well as pluralistic ideas. And that's why Sabine says this बात खत्म. ओके, ठीक है ना. किसी तरीके का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ऑनलाइन कोई इशू, कोई डाउट नहीं है ना. ओके, अब इसी के रिगार्डिंग बिफोर आई गो टू एक और इसी में टॉपिक आ जाता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड सोवरेनिटी. Because globalization we shall be reading in 2 way, but globalization and sovereignty वो यहाँ का है, ठीक है. So when we look at globalization and sovereignty, we know that there are 3 schools or 3 streams. Okay, one we have got globalists, next is statists, and next is transformationalists. नाम से ही क्लियर हो गया कि what their arguments will be. What will the globalists argue? Yes, market is ahead, it is the market who is taking decision, state is in the back seat. उसमें कौन कौन से स्कॉलर्स रहेंगे? फ्रीडमैन, चलो ठीक है, फ्रीडमैन किस में आएगा? बिल्कुल सही यार. इतना ज्यादा हायक और नॉजिक नहीं, इतना यार देखो ये आप लोग गलती कर देते हो. नहीं वो मैं ठीक है, फ्रीडमैन फिर भी, क्योंकि फ्रीडमैन सिंस ही टॉक्ड अबाउट इंटरडिपेंडेंस, तो इसलिए फ्रीडमैन उसमें आएगा, इतना ज्यादा नहीं. जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की है, केनिचियो हामे, ये सब यार, ये सब आपको पता होना चाहिए. मार्शल मैकलुहान, सुजन स्ट्रेंज, ये सब ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर में देखो. आइडियली दिस शुड हैव बीन विद सो थियरी ऑफ स्टेट, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर डिस्कसिंग स्टेट सोवरेनिटी. नहीं तो ये सारी चीजें, बिकॉज वो आगे देखेंगे ना,
we shall be focusing on the PYQs. ठीक है, तो what will the globalists argue? That state is at the back and ultimately it is the market, it is the global forces. Global forces में we can mention about transnational corporations, ठीक है, civil society, global civil society, international bodies, right? So these are all factors which are actually लिमिटिंग द स्टेट सोवरेनिटी, क्योंकि इसके कारण स्टेट अगर चाहता भी है, इनफैक्ट वैसे एग्जांपल इंडिया का मत देना, मैंने पहले ही बोल रखा है, बट जब हम देखते हैं सबसे पहले हमने स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में बंद कर रखी थी, क्यों खोलना पड़ा? हार्ली डेविसन पर पहले 200% ड्यूटी था, अभी हमने घटा करके 50 और शायद उससे भी कम हो जाएगा. व्हाई? Because ultimately sovereignty means I am the one taking decisions. But why was the government of India, why the government of India had to reduce the duties? क्योंकि you need to tap the US market as well. आपको US की बातों को भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. Your economic interests are associated. So does not that indicate that sovereignty is somewhere diluted? When we see that IMF forcing structural adjustment programs, चाहे वो पाकिस्तान के केस में सेंट्रल बैंक कितना लोन देगा, नहीं देगा, बिजली का टैरिफ क्या होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. ग्लोबल सिविल सोसाइटी, आप क्या कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल, कभी रेड क्रॉस आकर के ये काम ये गलत है, ये क्रिटिसिज्म है, तो मेनी अ टाइम्स नेशंस दे एक्चुअली फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स. क्यों? अदरवाइज ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे विल कम एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग सम नॉइज, राइट? सो इस तरीके से globalists argue that globalization had significantly impacted जो बॉर्डर था, स्टेट बॉर्डर्स, दे हैव बिकम पोरस. ठीक है, स्टेटिस्ट में आपका गिल्पिन है, फुकुयामा एंड मियरशाइमर. And they say that ultimately it is the state who is taking decision and not the market. अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लें तो did India join the RCEP? No. Many of the TNCs they wanted to come to India, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया that नहीं, this is the condition, इतना आपको FDI चाहिए. जब हम रिटेल की बात करते हैं, FDI in retail, that is among the best examples. या फिर अगर कोई भी वैसा सपोज करो कि टेस्ला आना चाह रहा था, टेस्ला को बोला गया ना that you need to manufacture within India, you need to procure from India, otherwise you cannot come. So what does that indicate? That ultimately it is the state that is leading and it is not the market which has got absolute control. तो जब हम ये बातें लिखेंगे कि गिल्पिन ने ऐसा ऐसा बोल रखा है, उसके साथ you can actually associate these examples. ठीक है ना? Next you have got ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट. इसमें सबसे पहले आपका नाम आ जाता है डेविड हेल्ड का. ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट क्या कहते हैं? There is a transformation. In some areas, it is the market is taking the lead, and in some areas, it is the state that is taking the lead. It is not a zero-sum game, right? एक और है प्रोफेसर एंथनी मैकग्रीव. He has also said that the sovereign power and authority of national government, it is being transformed but not necessarily eroded. प्रोफेसर एंथनी मैकग्रीव. देखो
अगर इफ यू हैव गॉट अदर नेम्स, नो नीड टू रिमेंबर दिस नेम्स, मैं पहले ही बोल रखा हूं। अब ये बेवकूफी नहीं करनी है कि मैंने कुछ नए नाम लिखवा दिए तो अब इन्हें लेकर करके रटना है, नहीं। यू जस्ट फोकस ऑन द आइडिया। ओके, सो प्रोफेसर एंथनी मैग्रीव, ही सेज दैट the power and authority of the national government, it is being transformed, not necessarily eroded। ठीक है। एक इस पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ, ये तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थिंकर्स, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंपैक्टेड स्टेट सोवरेनिटी। दिस इज ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये पहले आ भी चुका होगा, बहुत कॉमन है। ग्लोबल, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंपैक्टेड स्टेट सोवरेनिटी। हमने थिंकर की बात की, थिंकर के अलावा लेट अस डिस्कस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन सम एरियाज इट हैज एक्चुअली वीकेंड और इरोडेड द स्टेट सोवरेनिटी। इरोजन का एग्जांपल दो। आईएमएफ का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशंस गोइंग फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट। दे आर, देयर इज ईजिंग ऑफ लॉज, हाँ वो सब वही रहेगा कि ईजिंग ऑफ लॉज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। नाउ देयर इज ग्रेटर कोऑपरेशन, चाहे आप साइंस की बात करो, एनवायरनमेंट की बात करो। नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन पुट इन, जैसे हम जब देख रहे हैं क्लाइमेट के टर्म्स में ही, पेरिस क्लाइमेट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑल दिस इंडिकेट्स, बिकॉज देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि नाउ यू आर नॉट फोकस्ड कि ठीक है मेरा जो मन मैं वो करूंगा, अल्टीमेटली यू आर फोकसिंग दैट आई हैव टू अचीव दिस गोल्स। नेक्स्ट यू कैन मेंशन अबाउट द रेजिम ऑफ ह्यूमन राइट्स, you cannot behave with your citizens the way you want to, ठीक है ना। अल्टीमेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सो these are certain areas where it has actually, sovereignty has actually eroded, but at the same time globalization has actually strengthened the state itself। एरिया बताओ जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन के कारण स्टेट की अथॉरिटी स्ट्रेंथन हुई है कोई ऐसा एरिया? सिक्योरिटी के कारण इरोजन, हाँ जब हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, साइंस, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी के डोमेन में भी, हाँ, या फिर इंटरनेशनल बॉडीज जो क्रिएट हुई हैं। नाउ टेल मी द एरियाज जहां की स्टेट की अथॉरिटी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट हैज स्ट्रेंथेंड, कोई ऐसा एरिया है? वेलफेयर, कैसे? देखो अथॉरिटी नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, अथॉरिटी को, बिकॉज यू आर टेकिंग फर्दर, यू आर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर इनिशिएटिव्स ह्यूमन राइट्स रेजिम के कारण, इंटरनेशनल बॉडीज के कारण भी। हाँ बोलो। बिल्कुल सही। देखो हम इस साइड भी माइग्रेशन की बात कर सकते हैं,
यस, जब हम रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन की बात कर सकते हैं इन रिसेंट टाइम्स, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर हैज बीन अ बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन रिजल्टिंग इन प्रोटेक्शनिज्म. Next is when we are looking at security in security domain, because of emergence of these non-state actors, there is increased surveillance. Which has strengthened the state authority or state. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर ग्लोबलाइजेशन एंड राइज ऑफ राइट. ठीक है. और इस साइड में भी सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने भी तो स्टेट की सोवरेनिटी को लिमिट कर दिया है. बिकॉज प्रीवियसली फॉर कम्युनिकेटिंग विद समवन एल्स यू कुड नॉट कम्युनिकेट विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट. पहले तो आपको चिट्ठी है या फोन करो, स्टेट सब की सब कुछ के ऊपर नजर थी. बट व्हेन वी सी टुडे there is emergence of global civil society, people are communicating beyond borders, क्योंकि sovereignty का मतलब it is not only rules and laws, even on the citizens state has got this control. ठीक है. सो इस तरीके से these are certain areas where because of globalization actually state authority has increased because of increased security challenges. ठीक है. ओके. अब चलते हैं आइडियोलॉजीज पर. किस पर? नहीं देखो, हाँ, तो इन पॉलिटिकल साइंस वी शुड नेवर फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द स्टेट अथॉरिटी, क्योंकि अगर स्टेट की अथॉरिटी स्ट्रेंथन होती है तो इंडिविजुअल के राइट्स वीकन होते हैं. सो फोकस हमें सोवरेनिटी को स्ट्रेंथन नहीं करना है. ये अगेन देखेंगे हम आगे, अगर क्वेश्चन आएगा ना देन वी शैल सी कि हाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड सच क्वेश्चंस. ठीक है ना. यस, वी कैन टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ वी कैन सिंपली कंक्लूड, या फिर इसी के साथ that it has impacted the state sovereignty in diverse manner. ठीक है. and that is why as David Held says और as Professor Anthony McGrew says, उसी के साथ simply conclude. ठीक है. अब चलते हैं about the ideologies. सबसे पहले आपका आ जाता है लिबरल. what is the liberal perspective of the state or liberal theory of the state? yes, minimal state. इसमें स्कॉलर यू हैव गॉट लॉक हो गया. ठीक है. एडम स्मिथ, जे स्मिल. स्टेट इज अ नेचुरल आर्बिटर ऑफ conflicting interests. State is an instrument of utility. ठीक है. इनमें से किसी एक का लॉक का जो हो गया कि ठीक है, व्हाट डज लॉक थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ द स्टेट. ठीक है. ओके. नियो लिबरल थियरी. व्हाट इज न्यू लिबरल थियरी ऑफ द स्टेट? इसमें कौन कौन से स्कॉलर्स आएंगे? यस, हायक नॉजिक. व्हाट वुड दे से? यस, rather than state it is the market which should take the lead. State is a necessary evil. Okay. तो देखो
इसी में लिबरल के साथ और नियो लिबरल के साथ मैं थोड़ा सा एक नया आइडिया है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट, जैसे कि जिस समय हमने प्लूरलिस्ट डिस्कस किया था ना, उस प्लूरलिस्ट के साथ ही इसे लिंक कर दो। देयर इज ए स्कूल कॉल्ड एज नियो प्लूरलिस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, नियो प्लूरलिस्ट कहते हैं या मॉडर्न प्लूरलिस्ट कहते हैं। एंड दीज नियो प्लूरलिस्ट और मॉडर्न प्लूरलिस्ट they get closer to the Marxist view because they say that there are multiple institutions or multiple organizations that influence, and state is not the only organization. However, it is the market or it is the capitalist class which has greater influence. जैसे डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की था ना, उसी तरीके से इसमें यू हैव गॉट रॉबर्ट डल, चार्ल्स लिंडब्लॉम, वही रॉबर्ट डल वही वाले डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की वाले। सो नियो प्लूरलिस्ट का जस्ट आइडिया लिख लो। They argue that, sorry, they acknowledge that the business groups and the capitalist class enjoy a privileged position in the state. ठीक है, आगे थोड़ा सा लिख लो। इन हिज बुक पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, बुक का नाम है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, चार्ल्स लिंडब्लॉम, रॉबर्ट डल के साथ जो नाम लिया ना, लिंडब्लॉम का नाम ले लो, गैलब्रेथ का नाम ले लो। सो दिस बुक इज ऑफ चार्ल्स लिंडब्लॉम। Charles Lindblom has pointed out that as major investor and largest employer in the society, businesses are bound to exercise considerable sway over the government, considerable sway over any government, comma, whatever be its ideological leanings or manifesto commitments. So what he says is that no matter the type of state, even if we talk about the communist states, they are also the business classes, they will enjoy a privileged position. Reason क्या है? वो जो resources employ कर रहे हैं, the employment that they are generating. So that is why in India also you would say that जो communist state governments हैं, they have also gone for attracting the industry and investment. तो लिंडब्लॉम यही कह रहे हैं, and this is the neo pluralist view of the state or modern pluralist view of the state, that these groups they do enjoy a considerable sway and advantageous position. ठीक है, नियो लिबरल में तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट मार्क्सिस्ट में हमने वैसे ऑलरेडी देख रखा है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, वो तो हमने ऊपर में देख रखा था मार्क्सिस्ट के केस में, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। बट व्हेन वी आर लुकिंग एट हियर, तो याद रखो इन मार्क्सिस्ट, व्हाइल डिस्कसिंग मार्क्स, हमने उसके दो बुक्स की बात की थी, 18th ब्रूमेर की बात की थी और दास कैपिटल की बात की थी। सो इन मार्क्सिस्ट थियरी
with respect to state there are two different ideas. क्या है? एक है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरलिस्ट. ठीक है, अगर इतना पता है तो दोनों के थिंकर का नाम भी बता दो, किसका किसका नाम ले. हीगल को मार्क्सिस्ट बना दिया. जिस हीगल को मार्क्स नहीं थे, ना 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 ना, इसीलिए कहता हूं एक बार रिवाइज कर लेना. नाम इन दोनों का सुन रखा है? राल्फ मिलीबैंड, निकोस पुलांजा. There is a very strong debate between the two with respect to the nature of state, mainly Marxist perspective. ठीक है ना? So देखो, ultimately both agree to the same idea, लेकिन जो way they talk about that differs. क्योंकि राल्फ मिलीबैंड he is a instrumentalist and he simply says that state is a class instrument. State will always act in the favor of the capitalist or the bourgeois. Okay, so he has taken inspiration from the Karl Marx का 10 capitals. But on the other hand, जो structuralist हैं, they also agree, but they say that the state works for the long term survivability or long term establishment of capitalistic order. ठीक है, ये नहीं कहता है कि स्टेट डायरेक्टली जाता है तुरंत के तुरंत हेल्प करने, बट व्हाट स्टेट डज, स्टेट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इटसेल्फ एज अ न्यूट्रल बॉडी. In normal situation, state will represent as a neutral body. Moreover, he also says that there are so many bodies within the modern societies. There is democracy, universal adult franchise. In such a case, how can you say in case of universal adult franchise, जो majority population है, they are poor? So if majority population is poor and there is universal adult franchise, तो state directly कैपिटलिस्ट का इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकता है? ये तो जो वोटर्स हैं, वोटर्स के विल के अगेंस्ट चला जाएगा. बट ही सेज दैट इन नॉर्मल सिनेरियो स्टेट विल रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज ए न्यूट्रल बॉडी. बट पंगा कहां पे पड़ता है? बोलता है कि लेकिन इन केस ऑफ क्राइसिस, जब क्राइसिस आएगा, देन अल्टीमेटली द स्टेट विल गो फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट्स. ठीक है. Why does he argue that state cannot be directly a class instrument? उसके पीछे का सबसे सिंपल सा फैक्टर क्या है? वन इज देयर आर मल्टीपल क्लासेस, जो हमने देखा था बोनापार्टिस्ट स्टेट के केस में. देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, there are multiple groups, multiple interest groups. So all these groups, they conflict, they struggle among themselves, and this gives the state opportunity to represent itself as a neutral body. But if and when the crisis will emerge, उस समय क्या होगा? State will ultimately go for protecting the interest of the capitalist class. और उसका एग्जाम्पल कहां पे है? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. क्योंकि व्हाट डू वी सी हियर? द यूएस गवर्नमेंट
did not go for bailing out the individuals or rather than helping the poor who had lost their jobs, स्टेट ने अल्टीमेटली किसकी मदद की? बिग इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट किया। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग देयर इज अनदर व्यू, इंडिया का मत देना, पागल हो, समझने बस, और डर वही है, समझने के चक्कर उसमें कोई और आइडिया नहीं आएगा, पकड़ के इंडिया लिख दिया, इंडियन स्टेट इज कैपिटलिस्ट इन नेचर। अगर कोई मार्क्सिस्ट वहां पे चेक कर रहा है, कम्युनिस्ट, तो वो तो नंबर भर भर के दे देगा, लेकिन गलती से अगर दूसरे बीजेपी साइड वाला अगर आ गया ना, वैसे भी इनका सरदर्द है कि भैया हमें हमेशा अडानी से जोड़ते रहता है, हमें हमेशा अडानी से जोड़ते रहता है। इसलिए थोड़ा संभल करके, वहां सब कुछ सिर्फ सही सही न लिखना होता है और न बोलना होता है इंटरव्यू में। आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूं? उदास नहीं होने का, दिस इज अ फैक्ट एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू बी लाइक दैट। अरे वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। देखो वो पॉजिटिव वे में वो हम कहां पे ले आएंगे, सपोज करो सोशलिस्ट, एक व्हेन वी विल रीड पेपर 1B, वहां पे देयर विल बी अ क्वेश्चन इस तरीके से कि 1991 के आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स जो हमारे प्रियम्बल में सोशलिज्म है वो कितना रिलेवेंट है, तो देयर यू कैन गिव दिस एग्जांपल। सो 1A और 2A में कोशिश करना इंडिया को नहीं लाने के लिए, you will always have enough examples, ample examples, but इंडिया को मत लाना, क्योंकि चाहे किसी भी साइड लाओ, फंसने के चांसेस भरपूर हैं, बिकॉज यू डू नॉट नो हु शैल बी इवैल्यूएटिंग योर कॉपी। सो हमें बस एक बिल्कुल न्यूट्रल बात करनी है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, डिपेंड करता है, कुछ अगर वैसे पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, सपोज इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, वी कैन पुट इन एग्जांपल, लेकिन हाँ वही डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें वी विल नॉट पुट इंडिया एज एन एग्जांपल, क्योंकि कहा गया है ना, इट इज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, प्रताप भानु मेहता से लेकर के योगेंद्र यादव सब ने कह रखा है, बट वो सब हमें नहीं लिखना है। हाँ अगर लिखोगे तो एक आध जगह पे लिख देना, लेकिन उनका नाम दे करके। 1B में यू विल हैव एनफ चांस, डोंट वरी, 1B में यू विल हैव एनफ चांस। पागल वागल हो तो नहीं यार, सुनो मैंने बोला ना, ये सब चीजें दिमाग में रखनी भी नहीं है। इमरजेंसी की बात करोगे, पता चलेगा कि डू यू नो कि हु इज गोइंग टू इवैल्यूएट योर कॉपी, फिर एब्सोल्यूट स्टेट में इफ यू हैव गॉट एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, अगर आपके पास चाइना का एग्जांपल है, तो क्यों आपको इमरजेंसी में घुसना है? नहीं 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 नहीं, ये जो सब दिमाग से सीधे का सीधा बाहर रखने का, बिकॉज अगर दिमाग में रहेगा तो गलती से कहीं ना कहीं आप लिख दोगे, इसलिए दिमाग में ही नहीं रखने का ये सारे आइडियाज। वो सब में आउट ऑफ इंडिया यू हैव मल्टीपल एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, and managerial revolution actually came as a critique of Marxist view of the state, because whether you look at Miliband or you look at Pulanza, ultimately they were saying that state is a class instrument. One says that state is directly an instrument, other says that state represents itself as neutral, but in case of crisis ultimately it is going to be there, ठीक है। मैनेजेरियल रेवोल्यूशन किसका है? जेम्स बर्नहम का। And Burnham says that the nature of capitalism itself has changed. Now a new managerial class has emerged. So पहले जैसा अब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री
it is dissociated. So that is why we cannot say that the capitalists, they are directly influencing it, because it is the managerial class who is there. So nature of capitalism, it has changed, it is not that much exploitative because of the emergence of this managerial class. And within this managerial class, it is not keep, it is mainly based on education, and education is open to all. So anyone can go to that managerial class. So it is not that all the decisions related to running of the industry is in the hand of capitalist only, but rather decision is in the hand of these managers who can be from any class. So now you cannot say that state is the instrument of capitalist class, because it is not the capitalists who are managing the industry, rather it is the managers. Got it? लेकिन जो राल्फ मिलीबैंड है, मिलीबैंड ने इसे भी क्रिटिसाइज किया है। मिलीबैंड ने बोला है कि दिस मैनेजरियल क्लास दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट ओपन टू ऑल, क्योंकि जो मैनेजमेंट एजुकेशन है इट इज सो कॉस्टली दैट नॉट एवरीवन कैन हैव इट. ओनली पीपल फ्रॉम वेल ऑफ families, well of societies, well of background, only they can have that education, and then they go on to control the industry. So ultimately, despite emergence of this managerial class, which is the link between the industry and the owners or the capitalist, the control of the industry and ultimately the economy, it largely remains in the hands of capitalists only. ठीक है. जेम्स बनहम ने क्या किया, और जेम्स बनहम का क्रिटिसिज्म क्या है? नाउ दैट यू पीपल हैव सीन दैट. ओके. इसका कोई आउटकम नहीं होता, बिकॉज देखो हमेशा लिबरल वर्सेज मार्क्सिस्ट का एक डिबेट है. मार्क्सिस्ट अपनी बात से हट गए क्या? नहीं. लिबरल अपनी बात से हट गए क्या? नहीं. वो आउटकम निकालना हमारा काम होता है कि हम क्या समझते हैं, because they are driven by a particular ideology, so they will look at the world in their own way. You go and ask a Marxist today, वो Marxist क्या कहेगा? That this state is bourgeois, this state is capitalist. On the other hand, ask him about China. Oh, China, everything is so good. क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट देखो, नॉलेज और जो एकेडमिक डिस्कोर्स है ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है. शुरुआत में भले ही रहता है, बट व्हेन यू स्टार्ट इंक्लाइनिंग योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, आप वैसे एग्जांपल्स ही आप सर्च करते हो. हमने डिडक्टिव पढ़ रखा है ना, डिडक्टिव अप्रोच. पूरा अप्रोच आपका डिडक्टिव हो जाता है कि मैं ऐसे एग्जांपल्स ही ढूंढूंगा जिससे कि मैं अपने थीसिस को प्रूफ कर सकूं, मैं अपने आइडिया को प्रूफ कर सकूं. ओके. तो इस तरीके से इट इज जस्ट अ डिबेट विद इन मार्क्सिज्म दैट वेदर स्टेट, whether it is instrumentalist or structuralist. ठीक है. अब आ जाता है फेमिनिस्ट. इस पर तो डायरेक्ट सवाल भी रहा है. फेमिनिस्ट व्यू और फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट. फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट में सबसे पहले देयर इज कैथरीन मैकिनॉन, that there is no feminist theory of state. There is theory of power. When I look at the state, it appears male to me. State is an instrument of patriarchy, right? These are all their criticisms. But at the same time, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे कि नहीं, अभी क्रिटिसिज्म में रेडिकल में कैरोल पिटमैन का जो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है, सिल्विया वॉल्बी का है स्टेट इज द की इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन पैट्रियार्की. सिल्विया वॉल्बी, SYLVIA,
WALVY, that state is a key institution to maintain patriarchy. इनके बुक का नाम है थियोराइजिंग पैट्रियार्की। सिल्विया वॉल्बी बुक का नाम है थियोराइजिंग पैट्रियार्की, एंड शी सेज दैट स्टेट इज द की इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन पैट्रियार्की। ठीक है, सो खैर विद इन फेमिनिज्म एक बार थोड़ा सा, सबसे पहले व्हेन वी लुक एट लिबरल, व्हाट इज द लिबरल व्यू अबाउट द स्टेट? हाउ डू फेमिनिस्ट लिबरल फेमिनिस्ट व्यू द स्टेट? नहीं, ये रेडिकल का व्यू है, बिकॉज यू सी अगर लिबरल, यस, क्योंकि यस, व्हेन दे वर डिमांडिंग एडल्ट सफरेज, व्हेन दे वर डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, फ्रॉम whom they were demanding? From the state. So had they imagined the state is a instrument of patriarchy, had they demanded the same from the state? So the liberals, they have liberal feminists, they have a positive view of the state, and that is why they were demanding equal right, equal political rights, equal economic rights, voting rights. ओके, बट बाद में आपके आ जाते हैं रेडिकल्स, रेडिकल फेमिनिस्ट्स, एंड ऑल दैट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ वो किनका है? रेडिकल का ही व्यू है। वेदर यू टॉक अबाउट कैथरीन मैकिनॉन, और यू टॉक अबाउट कैरल पीटमैन, और यू टॉक अबाउट सिल्विया वॉल्बी, ओके, ठीक है। लेकिन इन्हीं में यू हैव गॉट अनदर आयरिस मैरियन यंग, and she talks about differentiated citizenship. So if you are demanding a differentiated citizenship, naturally you would think that state is a institution which can help them in tackling patriarchy, making women equal to men, right? So we can say that even within radical feminism there is a inconsistency, या ठीक है ना? यहां पे आप देखोगे कि देयर इज ए इनकंसिस्टेंसी सिंस आयरिस मैरियन यंग। हर देखो असल में क्या है ना कि फेमिनिज्म में बहुत सारे इतने ओवरलैप्स हैं ना, कुछ लोग आयरिस मैरियन यंग को एसोसिएट कर देते हैं, कुछ जगह पे देखोगे कि थर्ड वेव के साथ एसोसिएटेड है, कुछ जगह शी इज सेकंड वेव, शी इज अ रेडिकल, ठीक है ना? सो आयरिस मैरियन यंग शी सेज दैट शी टॉक्स अबाउट डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, ठीक है ना? तो पॉजिटिव व्यू, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है रिगार्डिंग थियरी ऑफ स्टेट, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल थियरी। तो देखो पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ स्टेट डज नॉट मीन दैट हाउ पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स लुक एट द स्टेट, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियलिज्म हालांकि बहुत नया डिसिप्लिन है 1980s के बाद से, होमी भाभा इज देयर, चंद्रा तलपड़े महंती इज देयर, अभी तो ये बाकी सारी चीजें, और अभी तो वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूरोसेंट्रिज्म को, ओके। सो स्टेट के रिगार्डिंग नॉट मच, बट रादर पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ स्टेट मीन्स how the existing or the dominant schools or dominant perspectives they look at the post colonial states, ठीक है ना? that these dominant perspectives how do they look at the post colonial societies or post colonial states? तो डोमिनेंट नैरेटिव्स कौन कौन से हैं?
लिबरल्स और कोई है? मार्क्सिस्ट, ठीक है, बाकी डोमिनेंट नहीं है, यही दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पे हर जगह लिबरल मार्क्सिस्ट, उधर हर जगह लिबरल और रियलिस्ट, लिबरल और रियलिस्ट, पेपर 2A में, ठीक है। सो व्हेन वी लुक एट लिबरल, लिबरल में कौन कौन से आइडियाज हैं? लिबरल व्यू ऑन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, FW रिग्स का है प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज याद नहीं है? दिखाते हैं, दे आर नीदर ट्रेडिशनल नॉट टोटली मॉडर्न, whether it is economy or it is politics or it is society, है ये सब लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला था रिवाइज करके आना, क्योंकि प्रिज्मेटिक सोसाइटी एक प्रॉपर, दिस कैन बी अ 10 मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव गॉट आइडिया ऑफ सॉफ्ट स्टेट, गुनार मिडल का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देर इज टू मच इन सोसाइटल इनडिसिप्लिन एंड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इंडिया ही हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड दिस, ओके। नेक्स्ट इन मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट में क्या है? डिपेंडेंसी थियरी, एजी फ्रैंक, समीर अमीन, वेयर दे हैव डिस्कस्ड अबाउट क्या है? कोर, यस, कोर पेरीफेरी, जैसे भी बनाना है या फिर अलग अलग भी बना सकते हो, छोड़ो अलग अलग ही बना देता हूं। कोर पेरीफेरी, यहां से यहां क्या हो रहा है? बिल्कुल सही, कैपिटल जा रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है। एक मिनट, कैपिटल कहां से जाएगा? इनके पास पैसे हैं जो कैपिटल जाएगा, रॉ मटेरियल जा रहा है एंड यहां से यहां तक फिनिश्ड गुड्स आ रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली कोर इज बेनिफिटिंग एट द कॉस्ट ऑफ पेरिफेरी एंड दिस इज व्हाट दे से दैट दिस हैज रिजल्टेड इन the link of post-colonial states with the western societies or the developed economies. This has resulted in development of underdevelopment, okay. And next you have got overdeveloped state, ये किसका दिया हुआ है? हाँ, इसके बारे में बताने की जरूरत है, ओवरडेवलप्ड स्टेट। तो इकोनॉमी जो है वो ट्रेडिशनल रह गया, स्टेट हो गया मॉडर्न, इसी के कारण स्टेट हैज बिकम फॉर मोर स्ट्रॉन्गर, दैट इज ओवरडेवलप्ड स्टेट। तो ये दोनों है मार्क्सिस्ट व्यू एंड ब्रॉडली दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी अंडर थियरी ऑफ स्टेट। ओरिजिन देख लिया, सोवरेनिटी देख लिया, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख लिया, और उसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट। डन।